गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं एडजॉर्प्शन के एप्लीकेशंस के बारे में। एडजॉर्प्शन क्या है ये पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेनन है जिसमें एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स किसी भी एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एक्यूमुलेट होते हैं, रिटेन होते हैं, जिसके फलस्वरूप कंसंट्रेशन जो होता है एडजॉर्बेट का वो सरफेस पे ज़्यादा होता है बल्क के मुकाबले। बल्क का मतलब वो इंटीरियर पार्ट में, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो इसका लेक्चर 1 2 3 3 लेक्चर इसके हो चुके हैं और 1 2 3 में आप देख सकते हैं कि वहाँ एडजॉर्प्शन पर पूरे डिटेल में बात हो चुकी है और एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट क्या है, एडजॉर्बेंट क्या है, ये सब बात कर चुके हैं। तो यहाँ हम उन सबों को छोड़कर बाकी बात करते हैं ये कि अगर हम एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो एडजॉर्प्शन में जो सरफेस पे कंसंट्रेशन होता है एडजॉर्बेट का मतलब जिनका एडजॉर्प्शन हो रहा है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है बल्क के मुकाबले। और हम इस के टाइप्स को भी पढ़े हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, नेगेटिव एडजॉर्प्शन, ये सब पढ़ चुके हैं। हम लोग उसके एप्लीकेशन को देखें कि एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन क्या है हमारे लाइफ में, इंडस्ट्रीज़ में या लेबोरेटरी में या हमारे डेली रूटीन में भी एडजॉर्प्शन का क्या यूज होता है, ये हम समझना चाहते हैं। तो उसको समझने के लिए एडजॉर्प्शन को एक बार फिर से याद कर लीजिए और उसके बहुत सारे एप्लीकेशन से मैंने शुरू में ही बताया होगा, जिसमें से मैंने एप्लीकेशन का यहाँ लिस्ट बनाया हुआ है। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर्स, कुछ जैसे एक एग्ज़ाम्पल बताया कि जो रॉ शुगर होता है, जो चीनी बनता है चीनी मिल में, रॉ शुगर, वो कलर, उसका कलर होता है येलोइस कलर का होता है वो। तो वो येलोइस कलर जो है हमारे यहाँ जो आता है वो तो एकदम वाइट आता है। तो इसमें थोड़ा सा बोन चारकोल मिला दिया जाता है, इसमें बोन चारकोल मिला देते हैं हम लोग, और बोन चारकोल मिलाने से जो कलर है येलोइस कलर वो एडजॉर्ब्ड हो जाता है। येलोइस कलर इज एडजॉर्ब्ड, और जब वो कलर एडजॉर्ब्ड हो जाता है तो हमारा चीनी कलरलेस हो जाता है, वो हमें मिलता है। तो यहाँ पर जो बोन चारकोल है वो किसका काम कर रहा है? एडजॉर्बेंट का काम कर रहा है, और इसने उस कलर को एडजॉर्ब कर लिया है, ये एडजॉर्बेंट का काम कर रहा है, और इस तरह से चीनी साफ हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे कलर को डीकलराइज किया जा सकता है एडजॉर्प्शन की मदद से। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। दूसरा है इन गैस मास्क, जैसे कोल माइंस वर्कर होते हैं, कोल माइन वर्कर्स, जो कोयले के खान में काम करते हैं जो वर्कर्स, उनको हमेशा एक खतरा बना रहता है कि कोयले के खान में मीथेन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, बहुत सारे पॉइजनस गैस निकलते रहते हैं, और उस पॉइजनस गैस से कोई हेल्थ पर कोई एडवर्स इफ़ेक्ट ना आए, इसलिए हम उन पॉइजनस गैस को इनहेल नहीं कर सकते हैं। तो बचेंगे कैसे? वो जो हम सांस लेंगे वो तो लेना ही पड़ेगा। तो उनके हेलमेट के सामने, नाक के पास, हेलमेट में नाक के पास एक्टिवेटेड चारकोल, जो वो हेलमेट पहनते हैं उसमें एक्टिवेटेड चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिवेटेड चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। वो एक्टिवेटेड चारकोल जितने भी पॉइजनस गैसेस हैं उनको एडजॉर्ब कर लेता है। ये एक्टिवेटेड चारकोल एडजॉर्ब द पॉइजनस गैसेस, वो पॉइजनस गैस को एडजॉर्ब कर लेता है, और इस तरह से जो कोल माइन वर्कर है वो अपने हेल्थ की सुरक्षा कर पाते हैं, उनको उस पॉइजनस गैस से बचाव मिलता है, मतलब वो सेफ्टी मिलती है। तो ये बात हुई कि हम एक कंसेप्ट, एडजॉर्प्शन के कंसेप्ट का इस्तेमाल गैस मास्क में कर रहे हैं। तीसरा मैंने लिखा इन सेपरेटिंग नोबल गैसेस। तीसरा मैंने लिखा है नोबल गैसेस। नोबल गैस का सेपरेशन करने, आपको बताया है कि कोई एडजॉर्बेंट जो होता है उस पर जो एडजॉर्प्शन होता है एडजॉर्बेट का, ये गैस के एडजॉर्प्शन के केस में खास बात हम लोग जानते हैं
कि क्रिटिकल टेम्परेचर डिसाइड करता है कि किस गैस का एडजॉर्प्शन पहले होगा, ज़्यादा होगा और किसका बाद में होगा। तो हम ये बता दें कि डिफरेंट गैस जो होते हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होता है। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट TC, डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट होता है और डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर्स के कारण सो दे हैव different extent of adsorption, different extent of adsorption। एडजॉर्प्शन का अलग अलग एक्सटेंट भी होता है उनके लिए, वो डिफरेंट अमाउंट में, डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट स्पीड में एडजॉर्ब्ड होंगे। यहाँ मैं एक बात लिख देना चाहता हूँ, एक्सेप्ट रेडॉन, रेडॉन का एडजॉर्प्शन नहीं होता है, बाकी सबका एडजॉर्प्शन होता है और उनका एडजॉर्प्शन का स्पीड अलग अलग होगा, एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट अलग अलग होगा, क्योंकि उनका क्रिटिकल टेम्परेचर अलग है। मैंने आपको बताया था कि हायर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, स्ट्रॉन्गर विल बी द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हेंस ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन वहाँ ज़्यादा होगा अगर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है तो सभी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होता है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो सभी गैस का एडजॉर्प्शन भी अलग अलग एक्सटेंट तक होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चौथी बात कर लें कि इन डीह्यूमिडाइजर, डीह्यूमिडाइजर का मतलब हुआ ह्यूमिडिटी को जो कम करे। ह्यूमिडाइजर का मतलब हुआ कंट्रोल द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब हुआ वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी का मतलब वाटर वेपर। तो मॉइस्चर जो है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग बहुत सारे डीह्यूमिडाइजर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं, बताया भी होगा पिछले लेक्चर में कि सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सिलिका जेल अगर डाल दीजिए किसी डब्बे में, या यहाँ भी अगर 1-2 kg सिलिका जेल फैला दिया जाए तो इस कमरे को डीह्यूमिडाइज कर देगा, मतलब इसमें ह्यूमिडिटी को समाप्त कर देगा। तो डीह्यूमिडाइजर की तरह काम करते हैं हम लोग, सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं और सिलिका जेल के सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। हम उसको साफ़ करें तो वो साफ़ भी हो जाएंगे, फिर से अगले काम के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डीह्यूमिडाइजर की जैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने में इसका यूज कर सकते हैं। पांचवा मैंने लिखा हुआ है इन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, देखिए हेट्रोजीनियस कैटालिसिस तो इस टॉपिक अगला ही टॉपिक है कैटालिसिस, इस चैप्टर का अगला टॉपिक है कैटालिसिस। जैसे हम अमोनिया अगर बनाते हैं N2 गैस से प्लस 3H2 गैस, ये दे रहा है 2NH3 गैस, आयरन के प्रेजेंस में 2NH3 गैस। तो यहाँ पर जो आयरन सॉलिड है वो अपना सरफेस प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उसके सरफेस पे पहले एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एब्जॉर्प्शन से जो एनर्जी निकलती है वह एनर्जी इसको एक्टिवेट करता है और तब रिएक्शन हो जाता है। तो यहाँ भी एब्जॉर्प्शन के थ्रू रिएक्शन कराने में हेल्पफुल है वो कैटलिस्ट, वो सॉलिड कैटलिस्ट। तो यहाँ भी एब्जॉर्प्शन का एक एप्लीकेशन है। मैं ये बता दूं आपको, ये अगला टॉपिक है भी कैटलिसिस, और वहाँ टाइप्स ऑफ कैटलिसिस में हम लोग होमोजीनियस कैटलिसिस और हेट्रोजीनियस कैटलिसिस पढ़ेंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का मतलब हुआ कि एक ऐसा कैटलिटिक रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से अलग फेज में हो। जैसे कैटलिस्ट देखिए यहाँ पर सॉलिड हमने लिया हुआ है और ये सारे के सारे गैस है, तो ये हेट्रोजीनियस कैटलिसिस हुआ। तो हेट्रोजीनियस कैटलिसिस में जनरली क्या हमेशा जो कैटलिस्ट लेते हैं वो सॉलिड कैटलिस्ट होता है और सॉलिड कैटलिस्ट अपना सरफेस प्रोवाइड करता है जिस सरफेस पे एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन से जो एनर्जी निकलती है वह रिएक्शन होने में हेल्पफुल होता है। तो हेट्रोजीनियस कैटलिसिस में मैंने आपको समझा दिया कि इसका हम एक एप्लीकेशन कर सकते हैं। छठवां में कहा है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है वो पूरा का पूरा आधारित है एब्जॉर्प्शन पे ही। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है वो पूरा का पूरा आधारित है एब्जॉर्प्शन पे ही। उसमें एक क्रोमेटोग्राम होता है,
क्रोमेटोग्राफी अलग अलग तरह के होते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। वहाँ जो भी क्रोमेटोग्राफी है वहाँ एक होता है क्रोमेटोग्राम जो एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है। और अगर उसमें अगर पिकोग्राम में अगर बहुत ही कम, बहुत ही स्लाइटली निग्लिजिबल, यूँ कह दीजिए ना कि एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट में अगर कोई इम्प्योरिटीज़ है, हम उसको क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से अलग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी में होता ये है कि एक क्रोमेटोग्राम हम डालते हैं उस मिक्सचर में, तो सारे के सारे कंपोनेंट्स अलग अलग एक्सटेंट तक एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर उसको हम एक सूटेबल सॉल्वेंट में डालेंगे जिसको इलुएंट कहते हैं, और वहाँ वो डिज़ोल्व होकर सब सेपरेट हो जाते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक भी पूरा का पूरा बेस्ड है एब्जॉर्प्शन के कंसेप्ट पे, और हम वहाँ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम स्लाइटली स्मॉल अमाउंट में अगर कोई इम्प्योरिटीज़ है उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी में हमने इसका इस्तेमाल करा। इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, लेक टेस्ट एक होता है, लेक टेस्ट एक होता है, लेक टेस्ट ये एल्युमिनियम का होता है। टेस्ट ऑफ Al3+, इसका टेस्ट करने के लिए हम लोग जिस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसको जांचने के लिए, इसका प्रेजेंस पता करने के लिए, वो कहलाता है लेक टेस्ट। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा क्वालिटेटिव एनालिसिस। एनालिसिस दो तरह का हुआ, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब हुआ केवल हम ये जानना चाहते हैं कि उसका प्रेजेंस है कि नहीं है, कोई आयन प्रेजेंट है कि नहीं है, तो वो क्वालिटेटिव हुआ, मतलब हम उसकी क्वालिटी को जानना चाहते हैं। और अगर हम उसके अमाउंट को डिसाइड करना चाहें तो वो कहलाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो यहाँ क्वांटिटी हमें नहीं निकालनी है, हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है। तो कहता है एक लेक टेस्ट होता है, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़े भी होंगे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है एब्जॉर्बेंट पे, और वो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है जिससे पता हो जाए कि एल्युमिनियम आयन उसमें है। ये एल्युमिनियम 3+ का टेस्ट होता है, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है, जिसका नाम है लेक टेस्ट। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में किया। वैक्यूम बना सकते हैं आप। वैक्यूम का मतलब हुआ कि कोई गैस नहीं हो, नो गैस। तो आप समझ रहे हैं कि एक बोतल है, सील्ड पैक बोतल, उसमें थोड़ा सा चारकोल डाल दीजिए, एक्टिवेटेड चारकोल डाल दीजिए, और वो एक्टिवेटेड चारकोल सारे के सारे गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा इन बोतल। अगर हम डाल देते हैं तो सारे के सारे गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब कर लेने के बाद फिर उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। जब कोई गैस नहीं रहेगा तो उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। एक अंतिम एप्लीकेशन लिखा हुआ है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, पढ़े होंगे आप। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस ये मेटलर्जी का बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि इसमें करते क्या हैं हम लोग। ये कंसंट्रेशन का मेथड कहलाता है कि ओर से जब हम किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब मेटलर्जी के समय बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं, जिसमें पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट है, फिर कंसंट्रेशन है, फिर रोस्टिंग है, फिर कैल्सिनेशन है, फिर प्यूरिफिकेशन है। बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, जिसमें से एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है कंसंट्रेशन, जिसमें कंसंट्रेशन करने का एक मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस करते हैं केवल और केवल सल्फाइड ओर के लिए, और सल्फाइड ओर जो होंगे उनको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, छोटे छोटे, उसको ग्राइंड कर लिया जाता है, उसको पानी में डाल दिया जाता है, थोड़ा सा उसमें टर्पीन का वायल डाल दिया जाता है, और एक फ्रोथर जो झाग बनाने वाला उसको डाल के हाई स्पीड में पानी डालते हैं या पैडल से उसको घुमाते हैं। तो जो भी ओर्स के पीसेस होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तैरने लगते हैं, फिर झाग के साथ उसको छान के बाहर निकाल के सुखा लीजिए। तो ये टेक्निक है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें एब्जॉर्प्शन कहाँ है ये समझिए। हमने कहा आपको कि जब हम उसका छोटा छोटा पीस करते हैं, ग्राइंड करते हैं, उसमें थोड़ा सा आयल डालते हैं, टर्पीन का आयल डाल सकते हैं। जैसे ही आप आयल डालते हैं तो उसके सरफेस पे, किसके सरफेस पे, छोटे छोटे पीसेस जो हैं उस पर एब्जॉर्ब हो जाता है आयल। जब आयल उस पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, आयल हाइड्रोफोबिक होता है, तो वो पानी में जाने से उसको मना करेगा, रोकेगा। तो जब वो पानी में नहीं जाएगा तो वो सरफेस पर तैरेगा, और तब हम उसको छान के निकालेंगे। तो वहाँ पर उस मेटल के छोटे छोटे पीसेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन किसका हुआ है, आयल का, और इस तरह से हम उसको छान के अलग कर लेते हैं। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस बड़ा ही कॉमन, बड़ा ही एक फेमस प्रोसेस है, बड़ा ही
इसका इस्तेमाल होता है सल्फाइडोड्स के लिए। और क्वेश्चन भी बहुत पूछता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, लेकिन यहाँ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस नहीं पढ़ना है, हमें उसमें एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन जानना है। और ये मैंने आपको समझा दिया है कि हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में भी इसका एप्लीकेशन करते हैं। इसके अलावे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम इसका एप्लीकेशन करते हैं, एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन करते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कुछ एग्जाम्पल्स जो कॉमन एग्जाम्पल है, जो हमको दिखता है आसपास, वो मैंने डिस्कस किया है। वैसे एडजॉर्प्शन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो इन एप्लीकेशंस को देखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कैटलिसिस। कैटलिसिस का मतलब हुआ कि एक ऐसे एक्सटर्नल सब्सटेंस का यूज करना जो किसी रिएक्शन के रेट को स्पीड अप कर देता हो विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ इनटू द केमिकल रिएक्शन। तो ये कैटलिसिस का एग्जाम्पल हुआ। और उस सब्सटेंस को, उस खास पार्टिकुलर सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो कैटलिस्ट जो हुआ वो एक एक्सटर्नल सब्सटेंस है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कैटलिस्ट। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं कि अभी तक अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक देना ना भूलें। लाइक देने से मुझे पता चलता है कि इस वीडियो को लाइक किया जा रहा है, ये इस वे में ही वीडियो बनाया जाए, तो ये हमें थोड़ी सी हिम्मत मिलती है, हमारा हौसला बढ़ता है। तो आप लाइक देना ना भूलें। हम कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं। कैटलिसिस ये जो टॉपिक है, इसके बारे में बहुत जगह पे, बहुत सारे चैप्टर्स में आपको मिलेगा कैटलिसिस। जैसे ये तो सरफेस केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सरफेस केमिस्ट्री का भी एक टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है कैटलिसिस। कैटलिसिस आएगा बायोमॉलिक्यूल्स में, एंजाइम कैटलिसिस। कैटलिसिस आता है केमिकल काइनेटिक्स में। कैटलिसिस आता है इक्विलिब्रियम में। तो कैटलिसिस जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे चैप्टर्स में कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, और उनका अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। और जैसे इक्विलिब्रियम में अगर पढ़िएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा कि रिएक्शन पर कैटलिस्ट का क्या इफ़ेक्ट होता है, ये समझना है इक्विलिब्रियम चैप्टर में। फिर केमिकल काइनेटिक्स में पढ़िएगा तो रिएक्शन के रेट पर कैटलिस्ट का क्या असर होता है। इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कैटलिस्ट का क्या असर होता है। केमिकल काइनेटिक्स में आइएगा तो वहाँ पढ़ना है कि रिएक्शन के रेट पर कैटलिस्ट का क्या असर होता है, वो कैसे काम करता है। फिर सरफेस केमिस्ट्री में हम अगर एक टॉपिक की बात करें, टॉपिक नहीं है, पहले ये चैप्टर हुआ करता था कैटलिसिस, अब उसको एक ही चैप्टर में, उस चैप्टर को टॉपिक बनाकर एक जगह कंबाइन कर दिया गया है। तो कैटलिसिस जो है वो अलग अलग जगहों पे हम यूज़ करते हैं और उसका अलग अलग अपना इम्पोर्टेंस भी है। कैटलिस्ट जो है वो एक बड़ा ही मॉडर्न इन्वेंशन हुआ करता था अब एक ज़माने में। कैटलिस्ट के बिना आज भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जो कैटलिस्ट के बिना बड़ा ही स्लो होगा, बहुत ही टाइम टेकिंग होगा, बहुत लंबा समय लगेगा उसके होने में। यूँ समझ लीजिए कि एक खाना जो हमारे शरीर में पचता है वह भी एंजाइम के कारण, एंजाइम कैटलिस्ट के कारण। तो एंजाइम कैटलिस्ट जो है वो हमारे खाने को पचाने में, हमारे खाने के डाइजेशन को स्पीड अप कर देता है। तो वहाँ भी एंजाइम कैटलिस्ट काम करता है। आपको यूँ बता दें कि अगर हम खाना खा लेते हैं और अगर वो हमारे शरीर में एंजाइम कैटलिस्ट ना हो तो उसको पचने में एक लंबा समय लगेगा, एक बहुत ही लंबा समय लगेगा। और वो डाइजेस्ट होने में हम कहता है कि लगभग 100-120 साल के आसपास लगेगा अगर वो अपने से डाइजेस्ट हो। तो वो एंजाइम ही है जो 4 घंटे में, वो डाइजेस्टिव एंजाइम है जो 4 घंटे में उस खाने को पचा देता है और हमारी सर्वाइबिलिटी बनी हुई है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है और जो कि कैटलिस्ट के रूप में है हमारे बॉडी में। वो एंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम करता है और उसको एंजाइम कैटलिसिस कहते हैं। वो भी आपको पढ़ना है, इस चैप्टर में भी पढ़ना है। और बाकी बहुत सारे जगहों पे एंजाइम कैटलिस्ट की बात होगी कि हमारे शरीर में जितने भी बायोलॉजिकल फिनोमिना, जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, वो सभी के लिए एक खास एंजाइम की ज़रूरत होती है। सबके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम बना हुआ है। तो हम बात करते हैं कैटलिस्ट की जो जनरल लाइफ में हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज कीजिए अमोनिया का प्रोडक्शन, सपोज प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया।
प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का प्रोडक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3 गैस दे रहा है। 2NH3 गैस दे रहा है। यह रिएक्शन अपने एक स्पीड से हो रहा है, बहुत ही स्लो हो रहा है। इसमें प्रोडक्शन जो है अमोनिया का बहुत कम है, कम प्रोडक्ट बन रहा है, बहुत समय लग रहा है। जब when iron solid is placed in the reaction medium, जब आयरन सॉलिड रिएक्शन मीडियम में डाला जाता है, मीडियम, the rate of the reaction increases many times, रिएक्शन का रेट बहुत गुना बढ़ जाता है। और ये N2 गैस प्लस 3H2 गैस ये दे रहा है 2NH3 गैस। इसमें जब आयरन सॉलिड हम डाल देते हैं तो रिएक्शन का रेट कई गुना बढ़ जाता है। तो रिएक्शन का रेट बढ़ाने वाला ये आयरन हुआ, और हम इस आयरन को कहेंगे कि यह कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, हिंदी में उसको उत्प्रेरक कहते हैं। ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ये आयरन कैटलिस्ट हुआ। यहाँ पर एक बात देखने को मिलती है, ऑब्जर्वेशन मिलता है कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन आयरन इज ऑब्टेन्ड अनचेंज्ड। आयरन जो है वो अनचेंज्ड मिल जाता है। आयरन में कोई चेंज नहीं होता, वो अनचेंज्ड मिल जाता है। तो इसका यह मतलब हुआ कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग लेता ही नहीं है। इसका यह मतलब हुआ कि एक कैटलिस्ट इज नेवर कंज्यूम्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में एक कैटलिस्ट कभी भी कंज्यूम नहीं होता है। तो हम कैटलिस्ट का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि कैटलिस्ट एक फॉरेन सब्सटेंस है, बाहर से डाला गया आयरन हमने बाहर से डाला है। ये अलग बात है, कभी कभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई एक प्रोडक्ट ऐसा बनता है जो रिएक्शन के रेट को अपने आप बढ़ाता रहता है, वहाँ ऑटो कैटलिसिस की बात आती है। हम आपको बताएंगे भी, वहाँ बात भी करेंगे, वहाँ ऑटो कैटलिसिस की बात होती है। लेकिन जनरल कंसेप्ट यही है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ इनटू दैट केमिकल रिएक्शन, तो हम उसको कहते हैं कैटलिस्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि ए कैटलिस्ट इज एन एक्सटर्नल सब्सटेंस दैट enhance the rate of reaction without involving itself into that chemical reaction। उस केमिकल रिएक्शन में अपने आप को बिना इन्वॉल्व किए ही वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। तो ये कहलाया कैटलिस्ट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं उसके, जैसे हम अगर बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इन
थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। जैसे 2KClO3 को जब हीट किया जाता है तो ये बनाता है 2KCl + 3O2 गैस। इसमें रिएक्शन अपने रेट से हो रहा है, लेकिन जब मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें डाल दिया जाता है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो इसका रेट बहुत बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और इस कैटलिस्ट को भी हम अनयूज्ड पा सकते हैं। ये कैटलिस्ट की तरह काम करता ही है, और ये अनकंज्यूम्ड, मतलब ये इनका कंजम्पशन नहीं होता है, और ये हमको अनयूज्ड मिल जाते हैं एट द एंड ऑफ रिएक्शन। तो ये कहलाया कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। सबसे पहले बर्जीलियस ने कैटलिस्ट को आइडेंटिफाई किया। कैटलिस्ट का मीनिंग ही होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता हो। तो मैंने ये कहा आपको कि ये कैटलिस्ट की बात करते हैं। कैटलिस्ट का बड़ा ही इम्पोर्टेंस है। कैटलिस्ट जो होते हैं वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है किसी भी दृष्टिकोण से। इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकली एंड इंडस्ट्रियली बायोलॉजिकली एंड इंडस्ट्रियली बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है कैटलिस्ट। इंडस्ट्रीज वगैरह में जो सिंथेसिस होती है किसी कंपाउंड की, तो उस सिंथेसिस में एक ध्यान दीजिए, अभी भी जैसे हम बात करते हैं अमोनिया का प्रोडक्शन हेबर्स प्रोसेस से हो रहा है, तो बड़ा स्लो हो रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है, ज़्यादा इफर्ट लग रहा है, ज़्यादा खर्च हो रहा है हमको। लेकिन अगर वहाँ कैटलिस्ट डाल दें तो उतने ही खर्च में कई गुना ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुआ वो घट जाएगा। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, एक बताता हूँ आपको कि आज से 20 साल पहले, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन बड़ा ही रेयर हुआ करता था। बहुत कम लोगों को पॉलीथीन मिलता था, या आप अगर एक साथ में 5,000 10,000 का शॉपिंग करते तो आपको पॉलीथीन उपलब्ध कराया जा सकता था। लेकिन मतलब वो पॉलीथीन इतना महंगा था, इतना कॉस्टली हुआ करता था वो। लेकिन एक साइंटिस्ट हुए जिगलर नाटा ने एक कैटलिस्ट बनाया, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, और उस कैटलिस्ट ने पॉलीथीन के प्रोडक्शन को इस कदर बदल दिया, इस कदर बढ़ा दिया कि आज देखिए कि पॉलीथीन एकदम एक, अगर 2 रुपये का भी कोई सामान खरीदते हैं आप तो आपको पॉलीथीन में रख के देगा। पॉलीथीन इतना सस्ता हो गया। तो कहना ये चाहते हैं कि ये जो कैटलिस्ट है वो हमारे प्रोडक्शन को इस कदर बढ़ाता है, तो निश्चित रूप से जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको घटाएगा, वो बहुत ही मिनिमाइज कर देगा, और इस तरह से हमारा इकोनॉमिकल बेनिफिट हमें मिलेगा। तो कैटलिस्ट का बड़ा इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस भी है। सपोज कीजिए कि हमें सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाने में प्लैटिनम कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है या वेनेडियम पेंटॉक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन बहुत कम होगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आप समझ रहे हैं क्या, और कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया तो प्रोडक्शन का रेट बढ़ जाएगा, कॉस्ट घट जाएगा। तो फ़ायदेमंद क्या है, कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना। तो कैटलिस्ट जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक वरदान जैसा होता है, और दिन रात कैटलिस्ट पे रिसर्च होते हैं, नए कैटलिस्ट मिल जाए। डालडा पहले कितना महंगा हुआ करता था, डालडा बनाना कितना मुश्किल हुआ करता था, लेकिन एक साइंटिस्ट हुए विल्किंसन, उनके नाम पर एक कैटलिस्ट, उन्होंने कैटलिस्ट बनाया विल्किंसन कैटलिस्ट। और विल्किंसन कैटलिस्ट के बाद हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस इतना आसान हो गया कि डालडा देखिए आज कितना आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैटलिस्ट जो है वो हमारे लाइफ स्टाइल को, हमारे सोचने के तरीके को एक नया आयाम देता है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को एक नया आयाम देता है। हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट करके मेथडोलॉजी में हम प्रोडक्शन के रेट को बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट को घटा सकते हैं। तो ये कैटलिस्ट कर सकता है। हम बायोलॉजिकल सिस्टम में बता दूं कि एंजाइम्स होते हैं कुछ, एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट,
कैटलिस्ट मतलब हर एक प्रोसेस के लिए इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम there is a particular enzyme for each process। हर एक प्रोसेस के लिए एक पार्टिकुलर एंजाइम बना हुआ है। हर एक प्रोसेस के लिए जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सब के लिए एक पार्टिकुलर एंजाइम बना हुआ है, और उस एंजाइम के अनुपस्थिति में, उस एंजाइम के एब्सेंस में फिर वो प्रोसेस होगा ही नहीं, या होगा तो बहुत ही स्लो होगा। कहता है कि द फूड वी टेक will be digested in about 120 years if there is no digestive enzyme। अगर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है तो उसको डाइजेस्ट होने में कम से कम तो 120 साल लगेंगे। लेकिन वो डाइजेस्टिव एंजाइम ही है, बट इट इज द एंजाइम दैट मेक्स the food digestible in 4 to 5 hours। आप समझ सकते हैं इस बात से कि कितना फास्ट कर देता है ये डाइजेशन को, कितना स्पीड अप कर देता है डाइजेशन को। तो आप समझ लीजिए कि अगर 120 घंटे में कोई खाना डाइजेस्ट होगा तो क्या होगा, 120 साल में क्या होगा। मतलब एक बार खाना खाया और जीवन भर खाना खाने की ज़रूरत महसूस नहीं, क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं होगा। और लेकिन आपको जीने के लिए तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि एंजाइम जो है वो हमारे सर्वाइबिलिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि एक कैटलिस्ट है बायोलॉजिकल सिस्टम में। वो कैटलिस्ट का काम करता है। यूँ कह दे कि जितने भी प्रोसेस होते हैं सबके लिए एक एक एंजाइम बना हुआ है। जैसे ग्लूकोज टूटेगा, सुक्रोज टूटेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, उसके लिए इन्वर्टेज बना हुआ है। ग्लूकोज टूटेगा अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, उसके लिए जाइमेज बना हुआ है। माल्टोज टूटेगा ग्लूकोज में, माल्टेज बना हुआ है। स्टार्च टूटेगा, डाइस्टेज बना हुआ है। मतलब जितने भी प्रोसेस हैं उन सब के लिए अलग अलग एंजाइम्स बने हुए हैं। तो ये कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ इनटू द केमिकल रिएक्शन। एक कैटलिस्ट को हम ऐसे परिभाषित करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बात जान लीजिए कि एक कैटलिस्ट जो होता है वह रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता है। वो रिएक्शन जो हो रहा है उसी को कैटलाइज करेगा। मैं ये बात लिख देना चाहता हूँ, ए कैटलिस्ट कैनॉट स्टार्ट द chemical reaction but it can catalyze only those reactions that are already taking place
जो ऑलरेडी हो रहा है, जो रिएक्शन अपने पहले से हो रहा हो उसी को कैटेलाइज कर सकता है। ये किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता है। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं एक सेंटेंस में कि ए कैटलिस्ट कैन कैटेलाइज, ए कैटलिस्ट कैन कैटेलाइज only the spontaneous reaction। यह केवल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है, बट नॉट ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ये कैटेलाइज नहीं कर सकता है। जब कभी कैटेलाइज करेगा तो किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ही कैटेलाइज करेगा जो ऑलरेडी हो रहा है। तो एक बात आपने समझ लिया। इसमें एक बात और है, एक एक्सेप्शन मैं बता दूं आपको कि वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसमें कैटलिसिस होता है एसिड या बेस। यहाँ मैं नोट करके लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यहाँ स्टार देकर लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, electrolysis of water is acid or base catalyzed and without H plus or OH minus it cannot take place। ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा है, कैटलिस्ट के बिना ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। एक एग्जाम्पल यहाँ ऐसा है। दूसरी बात, ये पहली बात मैंने आपको कैटलिस्ट के बारे में बताया। दूसरी बात कि एक कैटलिस्ट जो होता है वो अनकंज्यूम्ड रह जाता है, वो उसका कंजम्पशन नहीं होता है और उसमें केवल और केवल अगर चेंज भी हो सकता है तो वो केवल फिजिकल चेंज हो सकता है, मतलब वो सॉलिड था उसे वो पाउडर हो सकता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए कैटलिस्ट इज नेवर कंज्यूम्ड बट only physical change may take place। केवल फिजिकल चेंज उसमें हो सकता है, केवल फिजिकल चेंज हो सकता है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था 2KClO3, जब इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं हम लोग 2KCl + 3O2 बनता है, + 3O2 गैस बनता है। इसमें जो मैग्नीज डाइऑक्साइड का एक टुकड़ा डाला जाता है, यह मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्शन के एंड में पाउडर्ड स्टेट में मिलते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट है, जितना डाला था उतना ही मिला, कंजम्पशन नहीं हुआ। लेकिन जो सॉलिड बड़े बड़े टुकड़े हमने डाले थे वो टुकड़े किस में कन्वर्ट हो गए हैं? पाउडर्ड में, मतलब इनका फिजिकल चेंज हुआ है। तो फिजिकल चेंज हो सकता है। तीसरी बात कहता है कि एक कैटलिस्ट नेवर अफेक्ट द एंथैल्पी change during the reaction। एक रिएक्शन जो हो रहा है, सपोज कीजिए कि N2 गैस + 3H2 गैस, ये दे रहा है 2NH3 गैस। इसके लिए रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ
रिएक्शन ये है 96 किलो जूल मोल इन्वर्स। तो कहता है कि बिना कैटलिस्ट के इतना वैल्यू है, तो कैटलिस्ट डालने पर भी इतना ही रहेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आल्सो, in the presence of catalyst iron solid also, डेल्टा H का जो वैल्यू है वो -96 किलो जूल मोल इन्वर्स ही रहेगा। एक कैटलिस्ट कभी भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है, उससे इंथैल्पी चेंज पर कोई असर नहीं होगा। कोई एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक ही रहेगा, एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक ही रहेगा। बस होना ये है कि रिएक्शन केवल फास्ट हो जाएगा, यहाँ दूसरा कोई चेंज नहीं होगा। चौथी बात है कि एक कैटलिस्ट cannot affect the equilibrium। एक कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब कि अगर जैसे सपोज कीजिए N2 गैस प्लस 3H2 गैस ये दे रहा है 2NH3 गैस, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है। तो इसमें कहता है कि जितना एक कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन को कैटलाइज करेगा उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन को भी कैटलाइज करेगा और फाइनली इक्विलिब्रियम पर कोई असर नहीं होगा। कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि ऐसे केस में इक्विलिब्रियम को कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए कैटलिस्ट कैटलाइजेज फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज backward reaction by the same extent, सेम एक्सटेंट में वो इफेक्ट करेगा, इसलिए इक्विलिब्रियम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मतलब एक कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक दो बात और भी कैटलिस्ट के बारे में जान लेना है, तब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा कैटलिसिस का टाइप, कितने टाइप के हो सकते हैं तो उस पर चर्चा होगी। लेकिन एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेना है। पांचवा पॉइंट है कि कभी कभी इन सम केसेस one of the product will behave as the catalyst। कोई एक प्रोडक्ट जो बनता है वही कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने लगता है। जैसे CH3COO C2H5 यह ईस्टर है, इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो यह हाइड्रोलिसिस जो है वो एसिड के प्रेजेंस में होता है, तो बनाता है ये CH3COOH प्लस C2H5OH। ये जो एसिड बना यही कैटलिस्ट की तरह काम करता है, बिहेव्स एज कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो कैटलिसिस।
यह एक ऑटो कैटलिसिस का एग्जाम्पल होगा। ये एक ऑटो कैटलिसिस का एग्जाम्पल होगा। इसीलिए कहा जाता है कि इन स्टार्टिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज स्लो। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज स्लो, but as time passes, reaction becomes faster. Reaction becomes faster due to formation of acid. Formation of acid, और इसी को हम ऑटो कैटलिसिस का नाम देते हैं। इसी को हम ऑटो कैटलिसिस का नाम देते हैं। तो ये ऑटो कैटलिसिस हुआ। हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं कि कैटलिसिस होता क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैटलिसिस की। कैटलिसिस के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, उसके क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या हो सकता है, इस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।